ठीक है ना। तो सबकी नियुक्ति करते हैं। सभी अंतर्राष्ट्रीय संधियों और समझौते, जो भी अंतर्राष्ट्रीय संधि होती है किसके नाम पे होती है? प्रेसिडेंट के नाम पे। ठीक है, चाहे प्रेसिडेंट खुद जाके थोड़ी ना साइन करने बैठेंगे सबको, लेकिन उस लेटर हेड में प्रेसिडेंट का शो होता है। ठीक है, अब मान लीजिए कोई ब्यूरो के नौकरशाह बाहर गए हैं और कोई संधि हुई बाहर, उस पे उनको संधि करनी थी, तो ये जो फिर वहाँ प्रेसिडेंट को थोड़ा ना बुलाया जाएगा कि आ जाइए साइन करने के लिए, नहीं, वो खुद नहीं जाते, लेकिन वो जो लेटर हेड है, जो कागज है, वो मान लिया जाता है कि प्रेसिडेंट ने ही साइन किया है। भारत के रक्षा बल के सुप्रीम कमांडर, ये क्वेश्चन कई बार आता है, भारत के रक्षा बल के सुप्रीम कमांडर कौन है? राष्ट्रपति। इसीलिए राष्ट्रपति, हाँ, तीनों। गणतंत्र दिवस पर जब परेड होती है, आर्मी की और एयरफोर्स की सबकी परेड होती है, सलामी कौन लेता है? राष्ट्रपति सलामी लेते राष्ट्रपति। हैं। प्रधान स्वतंत्रता दिवस पे कोई परेड उस तरह की नहीं होती, तो सलामी नहीं होती, तो प्रधानमंत्री ले लेते, जो छोटा मोटा रह जाता है। लेकिन जब गणतंत्र दिवस होता है तो सलामी राष्ट्रपति लेते हैं। ठीक है, लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि राष्ट्रपति इन अधिकारों का इस्तेमाल मंत्री परिषद की सलाह के किस पर ही सलाह पे? करता है। हम्म। राष्ट्रपति मंत्री परिषद को अपनी सलाह पर पुनर्विचार करने के लिए कह सकता है, लेकिन अगर वो सलाह दोबारा आ गई तो वो उसे मानने के लिए बाध्य होता है। एक ही बार बोल सकता है कि चलो फिर से सोच लीजिए सर, लेकिन अगर फिर से सोच लिया उसने और सेम सलाह आ गई मंत्रिमंडल की तरफ से, तो उनको साइन करना पड़ता है। इसी प्रकार संसद द्वारा कोई भी विधेयक, जब तक वो कानून, जब तक उस पर साइन नहीं किया तब तक उसको विधेयक बोलेंगे, कानून नहीं बोलेंगे। ठीक है, विधेयक राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ही कानून बनता है। विधेयक से कानून बनाने के बीच में जो है, विधेयक से कानून, ये राष्ट्रपति के साइन के बाद ही बनता है, प्रेसिडेंट के साइन के बाद ही बनता है यहाँ से। ठीक है, अगर राष्ट्रपति चाहे तो उसे कुछ समय के लिए रोक सकता है। क्या, क्यों, कैसे रोकेगा? वह विधेयक पर पुनर्विचार करने के लिए संसद में वापस भेज सकता है, लेकिन अगर संसद दोबारा विधेयक को दे देती है वापस कि नहीं, इस पे साइन करने ही पड़ेंगे आपको, आप कुछ नहीं कर सकते, तो इसको हस्ताक्षर करने ही पड़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखो कितना राष्ट्रपति को एनसीईआरटी किताब में लिखा उसे, समझ रहे हो कितना इज्जत गिरा दी गई है। आप सोच रहे होंगे कि राष्ट्रपति करता क्या है? जब सब कुछ वो किसी की सलाह पे करते हैं, तो राष्ट्रपति खुद क्या करते हैं? क्या वह अपने विवेक से कुछ भी नहीं कर सकते या कुछ कर सकते हैं? एक वो महत्वपूर्ण चीज है जो उसे स्व विवेक से करनी चाहिए, प्रधानमंत्री की नियुक्ति। ठीक है, जब कोई भी पार्टी गठबंधन की या कोई भी पार्टी मेजोरिटी में नहीं है, ठीक है, जब कोई, जैसे क्या होता है, जब इलेक्शन होता है, इलेक्शन के बाद क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपकी 3 पार्टियां थी, 4 पार्टियां हैं, अरे क्या हो जाता है कभी कभी। ठीक है, ए बी सी डी ई, इनमें से इसको बहुमत मिला, बहुमत मिला, क्या लिख दिया मैंने, इसको बहुमत मिल गया था, तो जो इसका नेता होगा उसको प्रधानमंत्री बना दिया जाएगा। मान लीजिए इसको बहुमत सेकंड टाइम, सेकंड कॉन्सेप्ट में समझते हैं, सेकंड एक कंडीशन डालते हैं कि इसको बहुमत नहीं मिला, किसी को बहुमत नहीं मिला, इन दोनों के गठबंधन को बहुमत मिला। सेकंड कंडीशन क्या है? इन दोनों के गठबंधन को बहुमत मिला, तो इन दोनों गठबंधन का जो नेता होगा उसको पीएम बना देंगे, प्रधानमंत्री। वो इनकी मर्जी से बनेगा, गठबंधन की मर्जी से बनेगा, या इसमें बहुमत मिला है तो पार्टी की मर्जी से बनेगा। थर्ड कंडीशन, थर्ड कंडीशन में क्या है? अगर तीनों को बहुमत नहीं है, किसी को बहुमत नहीं है, ठीक है, तो फिर अगर किसी को बहुमत नहीं है, ना ही पार्टी को और ना ही गठबंधन को, तो प्रेसिडेंट अपनी मर्जी चलाते हैं। यहाँ पे वो अपनी मर्जी से किसी को भी प्राइम मिनिस्टर बना सकता है, बना सकते हैं। ठीक है, जब किसी को भी बहुमत नहीं है, ना ही किसी पार्टी को, ना गठबंधन को, और कोई बनाने लायक नहीं है कि हाँ हम पार्टी मतलब सरकार बना सकते हैं, तो प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से किसी को पीएम बनाता है। इस अपनी मर्जी का मतलब अब यहाँ ये नहीं है, तो अब कोर्ट में कई बार ये मामला चला है कि अपनी मर्जी का मतलब क्या है, प्रेसिडेंट की मर्जी का मतलब क्या है।
प्रेसिडेंट की मर्जी का मतलब ये नहीं कि वो राह चलते किसी को भी उठा के बना दे, वो विवेक का इस्तेमाल करते हैं अपने दिमाग का कि हाँ जिसको बना रहे हैं क्या वो बहुमत ले पाएगा। अगर उसको लगता है कि हाँ इस सदस्य को अगर मैं बना देता हूँ तो इसके पास इतना व्यक्तित्व इसका इतना अच्छा है कि ये 2-3 पार्टियों से बहुमत ले सकता है, तो उसको बहुमत बना देंगे, प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाएगा उसको। लेकिन अगर लगता है कोई भी नहीं बन सकता, कोई है ये नहीं है, तो क्या करते हैं, इलेक्शन दोबारा करवा सकते हैं, लोकसभा को भंग कर देंगे। ठीक है, लोकसभा को भंग कर दिया जाएगा, इलेक्शन दोबारा करवा देंगे। लोकसभा को भंग करने का फैसला वो अपनी मर्जी से ही लेंगे, लेकिन उसमें किसी की सलाह नहीं चाहिए। तो जब सरकार नहीं है, किसी का बहुमत नहीं है, तो प्रेसिडेंट को कोई नियंत्रित ही नहीं कर रहा। प्रेसिडेंट किसके सलाह पे काम करता था, मंत्रिमंडल। लेकिन अभी तो कोई मंत्रिमंडल बना ही नहीं है ना। मंत्रिमंडल तो जब बनेगा जब प्राइम मिनिस्टर कोई बनेगा। प्राइम मिनिस्टर फिर किसी को मंत्री को उठा के, सदस्य को उठा के लाएगा कि हाँ इन्हें मंत्री बनाइए, फिर पूरा मंत्रिमंडल बनेगा। जब मंत्रिमंडल बन जाएगा उसके बाद जो भी काम होगा प्रेसिडेंट किसी की सलाह पे करेगा। लेकिन जब तक मंत्रिमंडल नहीं है तब तक प्रेसिडेंट अपने विवेक से काम करता है, जब तक सर मंत्रिमंडल नहीं। हाँ जी बोलिए। प्रेसिडेंट कितने साल का होता है? ये कितने साल का बनता है? कौन प्रेसिडेंट? हम्म 5 साल के लिए। 5 साल के दोनों होते हैं। 5 साल के बाद दोबारा इलेक्शन होते हैं। इंडिया में ज्यादातर जितने भी इलेक्शन है लगभग 5-5 साल के हैं, खाली राज्यसभा छोड़ के। राज्यसभा के कोई इलेक्शन का कोई डेट फिक्स नहीं, क्योंकि पूरी राज्यसभा कभी भंग नहीं होती। लोकसभा एक साथ पूरी भंग होती है और एक साथ इलेक्शन होते हैं। राज्यसभा इकट्ठे कभी भंग नहीं होती। राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता, कोई भंग नहीं कर सकता है। ठीक है, राज्यसभा में मेंबर रिजाइन करते हैं हर 2 साल बाद। ठीक है, 2 साल बाद मेंबर रिजाइन, जिनका 2 साल हो गया वो रिजाइन कर देगा। ठीक है, उस और कौन जिस कौन राज्यसभा में मेंबर? सदस्य, राज्यसभा के सदस्य, राज्यसभा अच्छा। के सदस्य, राज्यसभा भंग नहीं होती है, इसलिए उसके पूरे राज्यसभा के कभी इलेक्शन नहीं होते। ठीक है, समझ रहे हो ना। ये चीजें ध्यान से सुनते रहो, क्योंकि ये सब कुछ इसमें एकदम पॉइंट वाइज दिया हुआ है। जब कोई पार्टी या गठबंधन चुनाव में बहुमत हासिल कर लेता है तो राष्ट्रपति के पास कोई विकल्प ही नहीं होता। उसे पता है कि यही बहुमत में आएंगे तो उनको बनाना पड़ता है। तो उसे आस्था महिवाल, बहुत जल्दी आ गई, तो उसे लोकसभा में बहुमत वाली पार्टी का गठबंधन के नेता के प्रधानमंत्री नियुक्त करना होता है। जब किसी पार्टी या गठबंधन को लोकसभा में बहुमत हासिल नहीं होता तो राष्ट्रपति अपने विवेक से काम लेता है, मर्जी से नहीं, विवेक से। दो चीज में आप डिफरेंस समझिए, मर्जी नहीं होती है, विवेक होता है। मर्जी का मतलब क्या हुआ, वो आपको भी उठा के राष्ट्र प्रधानमंत्री बना सकता है, हाँ अगर वो चाहे तो बना सकता है, लेकिन आप बन थोड़ी ना सकते हो। आपको एक दिन में बहुमत तो हासिल करना पड़ेगा आपको। अब जैसे ही किस बहुमत हासिल करने के लिए आप जाओगे आपको सब हटा देंगे वहां से। तो विवेक का इस्तेमाल करता है ताकि समय व्यर्थ ना हो। तो वो ऐसे नेता को नियुक्त करता है जो उसकी राय में लोकसभा में बहुमत जुटा सकता है। ऐसे मामले में राष्ट्रपति नव नियुक्त प्रधानमंत्री से एक तय समय के भीतर, वो अगर किसी के पास बहुमत नहीं था, उसने किसी को बनाया, तो उसको एक टाइम देता है, ठीक है तुम्हारे पास 15 दिन का टाइम है, तुम बहुमत हासिल करो सबका। तो उसको तय समय के भीतर लोकसभा में बहुमत साबित करने के लिए कह देता है। जो अगर वो अपने विवेक से किसी को भी बनाता है तो उसको टाइम लिमिट देता है कि इतने टाइम में तुमको बहुमत अपना लेना है पूरे से। ठीक है, लोक संसद से। राष्ट्रपति प्रणाली क्या है दुनिया में? हर जगह राष्ट्रपति भारत की तरह औपचारिक नहीं होता। दुनिया में जैसे हमारे यहाँ राष्ट्रपति औपचारिक है, सिर्फ नाम मात्र है, लेकिन दुनिया में अनेक देश है, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, संयुक्त राज्य अमेरिका में, वहाँ पे राष्ट्रपति राष्ट्रीय अध्यक्ष भी होता है और सरकार का मुखिया भी होता है, मेन वही होता है। जैसे अमेरिकी राष्ट्रपति इस तरह के राष्ट्रपति होते हैं, वो राष्ट्रपति प्रणाली है। हमारे यहाँ क्या कौन सी है, संसदीय प्रणाली है। तो दो तरह की प्रणाली होती है, संसदीय प्रणाली और एक होती है राष्ट्रपति प्रणाली। तो राष्ट्रपति प्रणाली में राष्ट्रपति मुखिया होता है, संसदीय प्रणाली में प्रधानमंत्री मुखिया होता है। ठीक है, तो उसका चुनाव लोग प्रत्यक्ष, अमेरिका में एक आदमी का चुनाव, राष्ट्रपति का चुनाव लोग प्रत्यक्ष रूप से वोट देके करते हैं। वही अपने मंत्रियों का चुनाव करता है और नियुक्ति करता है। अब वहां कोई मंत्रियों का चुनाव अलग से नहीं होता। प्रेसिडेंट, यूएस का प्रेसिडेंट किसी भी आम नागरिक को या किसी भी पोस्ट कुछ किसी को उठा के मंत्री बना सकता है। मंत्रियों के लिए वहां अलग चुनाव नहीं होते, नियुक्ति होती है। कानून बनाने का काम भी काम अभी भी विधायिका के पास ही है। विधायिका अलग है, देखो कानून बनाने का काम अभी भी विधायिका, यानी अमेरिका में उसे कांग्रेस कहा जाता है। तो जो अगर अमेरिका में कोई कांग्रेस है तो कांग्रेस कोई पार्टी नहीं है, कांग्रेस एक संस्था है वहाँ पे। ठीक है, एक संस्था का नाम कांग्रेस है अमेरिका में। ये क्या है, विधायिका।
यूएस की विधायिका को कांग्रेस कहते हैं, ठीक है। तो कांग्रेस क्या जाता है, राष्ट्रपति किसी भी कानून को वीटो के अधिकार से रोक सकता है। मान लीजिए कांग्रेस ने, विधायिका ने कोई कानून पास किया, ठीक है, यूएसए में विधायिका ने यानी कांग्रेस ने कोई कानून पास किया, ठीक है। इस कानून को राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट रोक सकता है, ठीक है, प्रेसिडेंट रोक सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि राष्ट्रपति बनने के लिए सिर्फ कांग्रेस के बहुमत की जरूरत नहीं होती। हमारे यहाँ क्या होता है, प्रधानमंत्री बनने के लिए क्या उसको ये लोकसभा इतनी आवाज कहाँ से आ रही है एकदम हवा वाली? मेरे पास से आ रही है, तो बंद कर दो, म्यूट कर दो क्या? कर दो। ठीक है, बहुत ज्यादा आवाज आ रही है क्या? एक मिनट रुको, अरे आ रही क्या थी। यही तो चक्कर है, इसका कुछ करना पड़ेगा। एक काम करो ना, बैकग्राउंड वाला जितना था ना उसको म्यूट कर दो। बैकग्राउंड में बैकग्राउंड अलग से होता है क्या? चलो छोड़ो, ऐसे ठीक है, ऐसे बोल रहे हैं। रिकॉर्डिंग चल रहा है। ठीक है। तो हमारे यहाँ प्रधानमंत्री कैसे पावर कैसे मिलती थी, जैसे कि हमारे यहाँ सदन के दो संसद के दो सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा का जो बहुमत का होता है, लोकसभा में जिस पार्टी को बहुमत मिलती है उसका एक नेता होता है, उसको क्या बोलते हैं, हम प्रधानमंत्री बोलते हैं। तो वो ये विधायिका भी, ये पूरी विधायिका है एक तरह से, ठीक है। भारत की यही विधायिका है। कानून बनाने का काम कौन करता है, ये दोनों करते हैं। हाँ। विधेयक बनाने का काम तो ये दोनों करते हैं, ठीक है। ये विधायिका ये है। अब विधायिका से ही एक नेता चुन के प्रधानमंत्री बन गया। लेकिन यूएसए में क्या है, विधायिका और प्रेसिडेंट दोनों अलग अलग है, बिल्कुल अलग है, ठीक है। प्रेसिडेंट यहाँ से चुन के नहीं आया, वो जनता ने डायरेक्ट चुना है उसको, जनता ने डायरेक्ट चुना है प्रेसिडेंट को, ठीक है। तो इसमें देखिए क्लियर आपको पावर का डिस्ट्रीब्यूशन सेपरेशन मिलेगा, ठीक है, क्लियर सेपरेशन है। लेकिन यहाँ क्या है ना, इन दोनों के बीच में क्लियर सेपरेशन नहीं है। विधायिका और कार्यपालिका के बीच में क्लियर सेपरेशन नहीं है, ये दोनों यहाँ पे मर्ज हैं, ठीक है, मिक्स्ड हो जाता है। विधायिका से ही कार्यपालिका में सदस्य आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन यूएसए में अगर ये विधायिका है और एक कार्यपालिका है, तो ये जो बीच में जो दीवार है ना, वो बहुत मजबूत दीवार है, सेपरेशन बहुत मजबूत है, इसको वाटर टाइट बोलते हैं, मतलब इसे पानी भी नहीं जा सकता, इतना मजबूत है। इसका सदस्य इधर नहीं होता, कार्यपालिका का अलग इलेक्शन होता है, विधायिका के लिए अलग तरीका है, ठीक है। लेकिन हाँ, इसके द्वारा बनाए गए कानूनों को प्रेसिडेंट क्या कर सकता है, रोक सकता है बस। तो विधायक इसमें यूएसए में विधायक कैसे होते हैं, मतलब वो उतना पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। क्यों? नहीं है तो नहीं है, जब जरूरत पड़ेगी तो पढ़ा देंगे, और होगा इसमें लिखा हो तो बता देंगे, ठीक है। तो कांग्रेस के समर्थन की जरूरत नहीं पड़ती। अब तुमको ये थोड़ी ना पढ़ना पड़ेगा कि वहाँ आईएएस कैसे बनते हैं, वहाँ थोड़ी ना एग्जाम देना है जी, आपको यहाँ एग्जाम देना है, कंपेयर किया गया है, इसीलिए कंपेयर किया गया बस। अब बट तभी पता होना चाहिए ना यार, अब मैं वहाँ का पंचायत थोड़ी ना पढ़ाने बैठ जाऊंगा कोई। अब अगर मैं पूरा यहाँ का कोई आप नहीं, तो मैं कहोगे आपसे कि अलग से पूछ लूंगी। आप कहोगे कि यूएसए का भी संविधान हमें समझाओ, पता तो होना चाहिए। अरे यार, ठीक है। तो कांग्रेस के समर्थन की जरूरत नहीं होती किसको, राष्ट्रपति बनने के लिए, ना ही वह उसके प्रति उत्तरदायी होता है। प्राइम मिनिस्टर हमारे यहाँ विधायिका के प्रति उत्तरदायी है। लोकसभा में अगर उसको वोट आउट कर दिया गया, अगर अविश्वास प्रस्ताव पास कर दिया गया प्रधानमंत्री के खिलाफ, तो वो गिर जाएगा, लेकिन वो उसको रिजाइन करना पड़ेगा। लेकिन यूएसए में नहीं है, वो उत्तरदायी नहीं है। और हमारे यहाँ प्राइम मिनिस्टर कार्यकाल 5 साल का होता है, राष्ट्रपति का वहाँ पे 4 साल का होता है। इसीलिए इस साल 2020 में वहाँ इलेक्शन होने हैं दिसंबर में, राष्ट्रपति के यूएसए में दिसंबर 2019-20 में इलेक्शन होने हैं, ठीक है ना। और अपनी पार्टी का कांग्रेस में बहुमत न होने पर भी, जैसे उसकी पार्टी मेंबर तो उसके रहेंगे ही, क्योंकि आपको एक इंसान जब इलेक्शन लड़ता है तो पार्टी बना के ही लड़ता है ताकि पूरे देश में प्रचार प्रसार करे। तो उसकी पार्टी के मेंबर कभी कभी कांग्रेस के लिए भी लड़ते हैं, तो कांग्रेस में भी उसके सदस्य हो जाते हैं, ठीक है। तो कांग्रेस में बहुमत नहीं होने पर भी उसका कार्यकाल आराम से पूरा करता है। तो वहां एक बार चुन लिया गया 4 साल के लिए, तो चुन लिया गया, उसको कोई हटा नहीं सकता है, वोट आउट करके नहीं हटा सकता। हाँ, अगर उसने किसी का मर्डर कुछ भारी कुछ जो कर दिया तो उसको इम्पीच कर सकते हैं, मतलब उसको वहां से निकाल सकते हैं, हटा नहीं सकते। निकालना और हटाना अलग होता है। निकालना उसको अलग, उसको मतलब वहां से इम्पीच किया जा सकता है, निकाला जा सकता है केस चला के, पूरा प्रक्रिया चला के। लेकिन अगर वो नहीं हो रहा है
तो कोई वोट करके अविश्वास प्रस्ताव पास नहीं कर सकता प्रेसिडेंट के खिलाफ कि हमें इस पर विश्वास नहीं रहा, वो नहीं होता। एक बार चुन लिया गया तो चुन लिया गया। ठीक है, अमेरिकी मॉडल को लैटिनी अमेरिका यानी दक्षिण अमेरिका, लातिनी अमेरिका क्या होता है? दक्षिण अमेरिका। ठीक है, अमेरिका कहाँ है? उत्तर अमेरिका है। जब अमेरिका बोला गया तो इसका मतलब है उत्तर अमेरिका। लातिनी अमेरिका मतलब दक्षिणी अमेरिका। दक्षिण अमेरिका के कई देशों और सोवियत संघ का हिस्सा रहे कई देशों ने अपनाया है, मतलब कई देशों ने इस मॉडल को अपनाया है, प्रेसिडेंट राष्ट्रपति प्रणाली को। क्योंकि सरकार के इस स्वरूप को राष्ट्रपति की भूमिका केंद्रीय होती है, इसीलिए इसे राष्ट्रपति प्रणाली कहा जाता है। क्योंकि यहाँ पे राष्ट्रपति प्रमुख होता है, इसलिए राष्ट्रपति प्रणाली कहा जाता है। ब्रिटेन के मॉडल को मानने वाले भारत जैसे देश जो होते हैं, संसद ही सर्वोच्च होती है। तो यूएसए वाले जो हो गए, जो यूएसए को मॉडल को मान रहे हैं, वहां पे प्रेसिडेंट होता है मेन, और जो ब्रिटेन वाले मॉडल को मानते हैं वहां पे प्राइम मिनिस्टर होता है मेन, या फिर संसद कह सकते हो, संसद मेन होती है। ठीक है, तो ये दोनों अलग अलग जगह से आए। यूएसए से प्रेसिडेंट राष्ट्रपति प्रणाली आई है और ब्रिटेन से संसदीय प्रणाली आई है। ये तो हमने संसदीय प्रणाली को अपनाया है। क्यों अपनाया है, इसके कई कारण है, बाद में अगर आएगा तो पढ़ेंगे। ठीक है, अब है न्यायपालिका। तो कौन तो कह रहा था किताब खत्म होने वाली है, अभी तो बहुत बाकी है। ठीक है, अब है न्यायपालिका। न्यायपालिका क्या होती है? आपने देखा कि सरकार जो हमारा लोकतंत्र है उसके 3 अंग है। पहला क्या था? विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ठीक है, 3 अंग है हमारे लोकतंत्र के। चौथा अंग भी होता है एक। ठीक है, एक चौथा अंग भी है मीडिया, जो सब पे निगरानी रख सकता है, लेकिन आजकल भ्रष्ट हो चुका है सब। ठीक है, तो मीडिया भी है, अभी तो सभी भ्रष्ट हो चुके हैं। तो न्यायपालिका है। न्यायपालिका इस बार भी हम सरकारी आदेश को उसी तरह कहा, जैसे कि इस बार हमने सरकारी आदेश पढ़ा था पिछली बार 27% रिजर्वेशन वाला। ठीक है, तो उसे किसने दिया था? कैबिनेट ने एक कमेटी बनाई थी, मंडल कमीशन ने प्रस्ताव अपना सिफारिश दी, उसको संसद में पेश किया गया, संसद ने ओके कर दिया, तो कार्यपालिका ने उसको ऑर्डर बना के लगा दिया, सचिव ने उस पर साइन कर दिया, बन गया। जब ये कानून बन गया था तो इसको किसी ने चैलेंज कर दिया था सुप्रीम कोर्ट में। उस केस का नाम क्या था? इंदिरा साहनी वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1992। ठीक है, इस केस में इसको चैलेंज किया गया था। तो यहाँ न्यायपालिका का रोल आ गया। क्यों चैलेंज किया गया था? क्योंकि कुछ विवाद उत्पन्न हो गए थे। 27% रिजर्वेशन मिल रहा था किसी को, तो विवाद तो होबे करेगा। इस पर तो उसी को हम देखेंगे जिससे हमने शुरुआत की थी। तो ठीक है, तो याद कीजिए इस कहानी का उस समय संतोषजनक अंत हो गया था कि जब सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया था। इसे हम हर किसी ने स्वीकार कर लिया। कल्पना कीजिए कि अगर ये सब होता तो देश में सर्वोच्च न्यायालय अगर नहीं होता तो क्या होता? वो 27% रिजर्वेशन के लिए क्या होता? मारकाट शुरू हो जाती। ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा विद्रोह हो जाता, 2 गुट हो जाते देश में, 2 गुट बढ़ जाते, एक बोलता हाँ, एक बोलता ना। अब कौन यस बोल रहा है, कौन कुछ नो बोल रहे हैं इसको, तो किसकी बात मान जाए? कैसे विवाद सुलझेगा अगर न्यायपालिका सर्वोच्च न्यायालय नहीं है तो? और दूसरा क्या है, अगर क्या होता, सर्वोच्च न्यायालय तो होता पर उसके पास सरकार पर की कार्रवाइयों को आंकने का अधिकार नहीं होता, मतलब सरकार की कार्रवाई को आंक नहीं सकती, तो भी क्या होता? फिर भी विवाद बना रहता। ठीक है, और विवाद आगे भी बढ़ सकता था। या फिर अगर उसको अधिकार भी होता, ठीक है, लेकिन मान लीजिए सर्वोच्च न्यायालय निष्पक्ष न्याय नहीं करता, तो क्या होता? तो भी गड़बड़ हो सकती थी। तो भले ही निष्पक्ष न्याय सुना दिया, लेकिन उसको मान नहीं रहे हम लोग, ठीक है, तो क्या होता? मतलब समझ रहे हो ना कि अगर सर्वोच्च न्यायालय नहीं है तो है, सर्वोच्च न्यायालय तो है लेकिन उसका अधिकार नहीं है, तो चलो मान लिया अधिकार भी है लेकिन वो निष्पक्ष नहीं है, तो चलो मान लिया निष्पक्ष भी है लेकिन हम ही उसके फैसले को नहीं मान रहे, तो क्या होगा? ठीक है, तो ये सब चीजें हैं। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, सर्वोच्च न्यायालय भी है, उसके अधिकार भी हैं, वो निष्पक्ष भी है और उसके फैसले माने भी जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होता है, सुप्रीम कोर्ट का कोई जजमेंट होता है, उसकी जो बराबरी होती है वो कानून के बराबरी होती है। वो एक तरह से कानून माना जाता है, उसको कानून कह दिया जाता है। समझ रहे हो? तो ये जो सुप्रीम कोर्ट एक फैसला सुनाती है, तो उसका जो बराबरी है वो कानून से होती है, कि एक तरह से कानून हो गया। ठीक है, हमारे देश में यही होता है। इसी वजह से लोकतंत्रों के लिए स्वतंत्र और प्रभावशाली न्यायपालिका भी जरूरी माना जाता है। अगर नहीं होगी तो दिक्कत हो जाएगा। पाकिस्तान जैसे पाकिस्तान है, वहां पे सुप्रीम कोर्ट ने प्राइम मिनिस्टर को जेल भेज दिया। ठीक है, पुराना जो नवाज शरीफ थे उनको जेल भेज दिया गया। परवेज मुशर्रफ जो है वो भागे भागे फिर रहे हैं। किसकी वजह से? सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की वजह से। क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट चाहे वो पाकिस्तानी क्यों ना हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट निष्पक्ष है, स्वतंत्र है
और ताकतवर है। लगभग हर लोकतंत्र में अगर ये सुप्रीम कोर्ट ना निष्पक्ष लोकतंत्र ताकतवर नहीं हुआ तो वो लोकतंत्र धीरे धीरे भ्रष्ट होने लगता है। देश के विभिन्न स्तरों पर मौजूद अदालतों को सामूहिक रूप से न्यायपालिका कहा जाता है। कितने स्तर पर अदालतें पढ़ी थी हमने? जिला, राज्य और केंद्र, राष्ट्रीय स्तर पर। ठीक है, जिला स्तर पर 2 अदालतें थी, एक फौजदारी अदालत थी और एक दीवानी अदालत थी। ठीक है, फौजदारी अदालत क्या करती थी? जो क्रिमिनल केस होते थे उसको देखती थी, और दीवानी अदालत जो सिविल केस होती थी उसको देखती थी। याद है ना? ये सब भूल गए सब कुछ? ठीक है, याद है। देश के विभिन्न स्तरों पर मौजूद अदालतों को तो इस पूरे सिस्टम होता है, इसको न्यायपालिका प्रणाली बोलते हैं, न्यायपालिका कहा जाता है। अचानक से ठंडी हवा चलने लग गई है बहुत तेज, लग रहा है कि बारिश होगी है। नीचे आ गए। स्वेटर पहन लो जाके। हैं? स्वेटर यहाँ पहन पे बारिश भी होने लगा है। लगता हो। भारतीय न्यायपालिका में पूरे देश के लिए सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय, स्थानीय स्तर के न्यायालय होते हैं। ठीक है, हमारे यहाँ इतने सारे होते हैं। भारत में न्यायपालिका एकीकृत है। एकीकृत का मतलब क्या होता है? इसका मतलब यह है कि सर्वोच्च न्यायालय देश में न्यायिक प्रशासन को नियंत्रित करता है। एकीकृत मतलब हायरार्की होती है, ऊपर सुप्रीम कोर्ट है, ये नियंत्रित करता है हाई कोर्ट्स को, और नीचे जिला अदालत को। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स को ये नियंत्रित करता है, ये सुप्रीम कोर्ट नियंत्रित करता है। हाई कोर्ट क्या करता है? इसके नीचे जो उस राज्य में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, ठीक है, उसको नियंत्रित करता है। तो इस तरह से ये एकीकृत हो गया। ठीक है, एकीकृत प्रणाली हो गई। देश की सभी अदालतों को उसका फैसला सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला कर दिया वो सबको मानना पड़ेगा, चाहे वो फैसला किसी एक राज्य के लिए किया हो उसने, चाहे वो फैसला किसी एक केस की। अगर सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है केरला का, केरला में कोई मंदिर है उसमें महिलाओं की जाने की एंट्री मनाही है, सुप्रीम कोर्ट ने चलो फैसला कर दिया कि नहीं महिलाएं जा सकती है, मंदिरों में महिलाओं के ऊपर कोई रोक नहीं होगा, तो ये फैसला सिर्फ उस स्टेट के लिए नहीं है, सभी हाई कोर्ट इस फैसले को मानेंगे और अपने अपने स्टेट में अगर ऐसा कोई केस आता है तो इसी के फैसले के आधार पर सुनवाई होगी। ठीक है ना? वह इनमें से किसी भी विवाद की सुनवाई कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट किसी भी विवाद की सुनवाई कर सकता है। इनमें से कौन से विवाद की? देश में नागरिकों के बीच अगर कोई विवाद हुआ उसकी सुनवाई, नागरिकों और सरकार के बीच में कोई हुआ विवाद उसकी सुनवाई, 2 या 2 से अधिक राज्य सरकार के बीच में विवाद हुआ उसकी सुनवाई, केंद्र और राज्य के बीच में कुछ हुआ तो उसकी सुनवाई। हर विवाद, इन 4 तरह के विवाद की सुनवाई कर सकता है। अगर देश में आम नागरिक हैं, वो दोनों गए हैं सुप्रीम कोर्ट में अपील कर रहे हैं तो वो भी सुनवाई होती है। ठीक है, अगर नागरिक है और सरकार के बीच में कोई इशू हो गया है, जैसे प्रॉपर्टी को लेके या किसी चीज को लेके, जैसे सरकार किसी की प्रॉपर्टी वो करना चाहती है, वहाँ पे ट्रेन की लाइन बिछानी है और उसकी प्रॉपर्टी है वहाँ पे, उसको सरकार कह रही है कि ठीक है हमें दे दो और पैसे ले लो, और वो मान नहीं रहा है तो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो सरकार और नागरिकों के बीच के जो विवाद होते हैं, 2 या 2 से अधिक राज्य, मान लीजिए इधर कर्नाटका है, इधर तमिलनाडु है, दोनों के बीच में कोई विवाद हो गया किसी चीज को लेके, किसी जमीन को लेके, नदी को लेके, पानी को लेके, किसी चीज को लेके विवाद हो गया तो सुप्रीम कोर्ट सुलझाएगी। मान लीजिए तमिलनाडु और केंद्र के बीच में विवाद हो गया। ठीक है, जैसे अभी विवाद चल रहा है केंद्र और तमिलनाडु के बीच में, किस चीज का विवाद चल रहा है? भाषा का। ठीक है, केंद्र क्या कह रही है? हिंदी भाषा को बहुत ज्यादा प्रोत्साहित करना चाहती है। ठीक है, और तमिलनाडु क्या कह रहा है? तमिलनाडु जो साउथ इंडियन स्टेट्स हैं वो हिंदी को उतना मानना नहीं चाहते हैं। ठीक है, तो विवाद चल रहा है, तो हो सकता है कभी ये विवाद सुप्रीम कोर्ट में भी चला जाए। जैसे आज का अखबार अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको मिला होगा, उसमें सेम विवाद फ्रंट पेज पे आया था। ये फौजदारी और दीवानी, जब भी आप अखबार पढ़ो, अब से अखबार रेगुलर पढ़ो, और जब भी अखबार पढ़ो तो इस तरह की जो पॉलिटिकल न्यूज होती है, जो पॉलिटिकल नहीं, पॉलिटी से, जो राजनीति से नहीं, राजनीतिक व्यवस्था से रिलेटेड जो होती है उस पर ध्यान दिया करो कि क्या चल क्या रहा है। जैसे हिंदी को लेकर अगर फ्रंट पेज पे विवाद चल रहा है तो क्यों चल रहा है। ठीक है, फौजदारी और दीवानी अदालतों में अपील के लिए सर्वोच्च संस्था है। अपील के लिए सर्वोच्च संस्था, मैंने कहा था फौजदारी जो होता है और दीवानी अदालतों के लिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अगर फैसला एक के पक्ष में आया दूसरे के पक्ष में आया तो क्या करता है? हाई कोर्ट में अपना अपील करता है। हाई कोर्ट से भी कुछ नहीं सुलझा, सुप्रीम कोर्ट लास्ट जाता है। सुप्रीम कोर्ट जो है, सर्वोच्च न्यायालय जो है, वो अपील की सर्वोच्च संस्था है, वहां तक जा सकता है कोई भी। ठीक है, यह उच्च न्यायालयों के फैसले के खिलाफ सुनवाई कर सकता है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता का मतलब क्या है? एकीकृत होने का मतलब समझ गए आप? इसके आप देखोगे ना तो आप इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। पहला था एकीकृत, दूसरा है स्वतंत्र,
ठीक है, ये सब इसके वो है कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। न्यायपालिका की स्वतंत्रता का मतलब क्या होता है कि वह विधायिका और कार्यपालिका के नियंत्रण में नहीं होता। ठीक है, जैसे हमारे 3 हिस्से थे अगर सरकार के, विधायिका थी, कार्यपालिका थी और न्यायपालिका थी। ये दोनों तो आपस में नियंत्रित हैं। कार्यपालिका को विधायिका के लिए जवाबदेही रहती है। ठीक है, लेकिन ये जो यहाँ पे जो सुप्रीम जो न्यायालय है, ये इसमें कोई किसी के लिए जवाबदेह नहीं है। ये विधायिका या कार्यपालिका से स्वतंत्र है। बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अलग है। इसमें हम्म, नियुक्ति भी खुद ही करते हैं ये लोग, अपनी नियुक्ति खुद ही करते हैं, नियुक्ति से भी रिलेटेड नहीं है, नियुक्ति तक उससे अलग रहता है इनसे। ठीक है, बिल्कुल हर तरह से स्वतंत्र रहते हैं। न्यायाधीश क्या करता है, सरकार के निर्देश और सत्ताधारी पार्टी की मर्जी के मुताबिक काम नहीं करता। इसी वजह से सभी आधुनिक लोकतंत्रों में अदालतें विधायिका और कार्यपालिका के अधीन नहीं होती। ठीक है, भारत ने इस लक्ष्य को हासिल कर लिया है। राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को प्रधानमंत्री की सलाह पर, अब देखो यहाँ लिखा हुआ है, पूरी लाइन को समझ लेना। सर्वोच्च राष्ट्रपति जो है वो सर्वोच्च न्यायालय, जैसे यहाँ प्रेसिडेंट है, वो सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय के जज की, चाहे वो चीफ जस्टिस हो या नॉर्मल जजेस हो, ठीक है, उसकी, या फिर हाई कोर्ट के जज की। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की प्रधानमंत्री की सलाह पर और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के मशवरे पर नियुक्त करता है। तो इनकी नियुक्ति कैसे होती है, अगर सीजीआई को यहाँ से हटा दे मुख्य न्यायाधीश को, तो इन सब की जो जितने न्यायाधीश है उनकी नियुक्ति करने के लिए किसकी सलाह ली जाती है, प्रधानमंत्री की और सर्वोच्च न्यायाधीश की, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सर्वोच्च सुप्रीम कोर्ट के सबसे मुख्य जज की सलाह ली जाती है। ठीक है, लेकिन इसकी सलाह जो होती है यही काम आती है। ये अगर बोल रहा है कि ये चाहिए मुझे, ये जजेस चाहिए, तो उसी को नियुक्त करना पड़ता है। इसका कोई इतना रोल नहीं होता इसमें, प्रधानमंत्री का यहाँ पे आके रोल बहुत कम हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे सीजेआई का ही रोल सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो इनकी नियुक्ति तो ये सलाह तो देता है प्रधानमंत्री, लेकिन प्रधानमंत्री को कौन सलाह देता है, सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, मुख्य न्यायाधीश प्रधानमंत्री को सलाह देता है, प्रधानमंत्री प्रेसिडेंट को सलाह देता है, प्रेसिडेंट साइन करता है। प्रेसिडेंट को सिर्फ एक ही आदमी सलाह दे सकता है, मतलब प्रेसिडेंट किसके सलाह पे काम करेगा, प्रेसिडेंट मंत्रिमंडल की सलाह पे काम करता है। ठीक है, मंत्रिमंडल की सलाह पे काम करता है। इसका नेता कौन है, प्राइम मिनिस्टर। तो एक तरह से प्राइम मिनिस्टर की सलाह पे काम कर रहा है, हमेशा इसी की सलाह पे काम करेगा, लेकिन इनको भी सलाह कहीं से चाहिए होती है। तो इनको सलाह कौन देता है, न्यायाधीश के केस में, जज के केस में इनको सलाह देता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहेगा कि मुझे ये 4 जज चाहिए सुप्रीम कोर्ट में, इनकी नियुक्ति करनी है, तो ये सलाह इनको भेजेगा, इसको क्या कहते हैं, मंत्रिमंडल को भेजेगा। मंत्रिमंडल उसकी सलाह को यहाँ भेजेंगे प्रेसिडेंट को, और उसको साइन करना पड़ता है। मान लीजिए ये मंत्रिमंडल कह रहा है नहीं, इसमें से एक जज को हटा दो, वापस भेजता है, तो वही केस है, चीफ जस्टिस कहेगा नहीं भाई कर दो, इसको करना तो पड़ेगा, तो करना पड़ता है। लेकिन हाँ, कभी कभी विवाद हो जाता है, कभी कभी ये फाइल को दबा के बैठ जाते हैं, जैसे कि प्रेसिडेंट फाइल को दबा के बैठ जाता है। ठीक है, तो व्यवहारिक तौर पर जो है, अब इस व्यवस्था में सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के और उच्च न्यायालय के नए न्यायाधीशों को चुनते हैं। ठीक है, व्यवहारिक तौर पर अब क्या होता है, ये एक्चुअली ये नियुक्ति के लिए ना संविधान में कहीं लिखा ही नहीं हुआ है। ये जो न्यायपालिका में जो नियुक्ति होती है, इस संविधान में सिर्फ ये लिखा हुआ है कि प्रधानमंत्री की सलाह और मुख्य न्यायाधीश की मशवरा। ठीक है, लेकिन उसमें डिफाइन नहीं किया गया कि मशवरे का मतलब क्या है, क्या ये मशवरा इसको मानना पड़ेगा कि नहीं मानना पड़ेगा, और ये मशवरा अकेले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मतलब मुख्य न्यायाधीश अपनी मर्जी से लेगा या किसी और के सलाह पे लेगा। ठीक है, तो ये सब डिफाइन नहीं किया गया, इसीलिए जो न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कभी कभी बहुत ज्यादा बवाल शुरू हो जाता है, कभी कभी विवाद उत्पन्न हो जाता है। तो क्या किया गया, इन्होंने जो मुख्य न्यायाधीश थे, जो न्यायाधीश है हमारे देश में सर्वोच्च न्यायालय, उनके जजेस ने मिलकर एक फैसला किया। उन्होंने मिलकर अपने आपस में ही एक सिस्टम बनाया। उसमें क्या किया है कि चीफ जस्टिस जो होगा, अगर किसी की न्यायाधीश की नियुक्ति करनी है, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ जज कुछ 2 या 4 जो भी है, प्लस हाई कोर्ट के कुछ जज, ठीक है, ये सारे मिलके नियुक्ति करेंगे। ये सारे मिलके नियुक्ति नहीं करेंगे, सलाह देंगे।
प्राइम मिनिस्टर को, फिर प्राइम मिनिस्टर उनकी सलाह को प्रेसिडेंट के पास भेजेगा। तो ये व्यवहारिक है, ये संविधान में नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसके पूछे जाने के चांसेस कम होते हैं, ठीक है। इसमें राजनीतिक जो इस नियुक्ति जो पूरी नियुक्ति हुई है ना, इसमें राजनीतिक कार्यपालिका की दखल की गुंजाइश बेहद कम होती है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर को सलाह माननी पड़ती है। सर्वोच्च न्यायालय के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश को ही अमूमन मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया जाता है। यहाँ पे जो मुख्य न्यायाधीश कौन बनता है, अपनी सीनियोरिटी के लेवल से बनते हैं। जो सबसे ज्यादा सीनियर होगा उसको मुख्य न्यायाधीश बना दिया जाता है, ठीक है। एक दो बार ये केस ब्रीच हुआ है, ये चीज एक दो बार इसको माना नहीं गया। जैसे इंदिरा गांधी के टाइम पे जो सीजीआई बनने वाले थे उनको ना बना के उनके जूनियर को सीजीआई बना दिया गया था, चीफ जस्टिस बना दिया था, क्योंकि उन्होंने इंदिरा गांधी के एक जो फैसला था उसके खिलाफ उन्होंने कोई फैसला सुना दिया था, इंदिरा गांधी के खिलाफ कोई फैसला सुनाया था। तो इसलिए जो सीजीआई बनने चाहिए था, ठीक है, जो बनने चाहिए थे उनको ना बना के किसी उनके जूनियर को सीजीआई बना दिया गया था, ठीक है। केशवानंद भारती केस याद है ना, केशवानंद भारती केस हमने पढ़ा होगा कभी इसके बारे में पिछले। तो उसी में एक जज था जिसने इस केशवानंद भारती में इनके खिलाफ फैसला सुना दिया था। तो इन्होंने क्या किया कि इसके नीचे वाले को सीजीआई बना दिया गया। उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ कि जो मुख्य न्यायालय है, जो सर्वोच्च को सुप्रीम कोर्ट है, इन्होंने डिसाइड किया कि कुछ करना चाहिए, नहीं तो फिर ये दखल अंदाजी होती रहेगी। एक बार किसी व्यक्ति को सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बना दिया गया, नियुक्त कर दिया गया ना, उसको उसके पद से हटाना लगभग असंभव हो जाता है। एक बार हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का कोई जज बन गया, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का, तो उसको उस पद से हटाना लगभग असंभव है। उसे हटाना सिर्फ उसे हटाना भारत के राष्ट्रपति को हटाने जितना मुश्किल है। जो भारत को राष्ट्रपति को हटाने का प्रक्रिया है ना, लगभग वैसी प्रक्रिया होती है। तो उतना ही मुश्किल होता है मुख्य हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाना। किसी भी न्यायाधीश को संसद के दोनों सदनों से में अलग अलग 2/3 बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पारित करके ही हटाया जाता है, ठीक है। अगर किसी जैसे हाई कोर्ट का कोई जज है, न्यायाधीश है, उसको हटाना है, तो दोनों सदनों में, लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में 2/3 मत चाहिए कि हाँ इसको हटा दो। अगर 2/3 लोगों मेंबर्स ने, सदस्यों ने हाँ बोल दिया कि हाँ हटाना है, तभी इसको हटा सकते हैं। लेकिन ऐसा बहुत मुश्किल है कि आप 500 में से 543 में से 2/3 मेंबर्स को एक साइड कर लो, बहुत मुश्किल होता है इतना करना। अगर ये लोकसभा में हो भी गया तो राज्यसभा में करना है सेम चीज, 2/3 मत चाहिए होते हैं, ठीक है। तो ये करना बहुत ही असंभव होता है, ठीक है। तो भारतीय लोकतंत्र में ऐसा कभी नहीं हुआ है कि किसी जज को हटाया गया हो, ठीक है। भारत की न्यायपालिका दुनिया की सबसे अधिक प्रभावशाली न्यायपालिकाओं में से एक है। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को देश के संविधान की व्याख्या का अधिकार है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्या कहते हैं, देश के संविधान की व्याख्या का अधिकार किसको है? तो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों को व्याख्या करने का मतलब क्या है कि अगर जैसे मैंने अभी बोला कि संविधान में तो लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति अपने क्या कहते, सॉरी अभी जो हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मुख्य न्यायाधीश जो होता है मशवरा देता है। तो इस मशवरे का मतलब क्या है? तो ये मशवरे का मतलब क्या है, ये कौन बताएगा? ठीक है, इस मशवरे का मतलब क्या है, कौन बताएगा? तो ये न्यायपालिका ही बताएगी, क्योंकि व्याख्या करना जो है, जो संविधान में कोई लाइन लिखी गई है और हमको समझ में नहीं आ रही कि पूरी लाइन का मतलब क्या है, क्यों लिखा गया है इसको, तो उसकी व्याख्या कौन करेगा? न्यायपालिका, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट करेगी, ठीक है। और व्याख्या करने के लिए कभी कभी जो संविधान सभा में जो पूरा संविधान कैसे बना उसकी रिकॉर्डिंग जो हुई थी, रिकॉर्ड्स जो है उसको छाना जाता है कभी कभी, ठीक है। अगर उनको लगता है, न्यायपालिका को लगता है कि विधायिका का कोई कानून या कार्यपालिका की कोई कार्यवाही संविधान के खिलाफ है, अगर सुप्रीम कोर्ट को लगा कि कोई कानून बना है या कोई कार्यवाही की गई है वो संविधान के खिलाफ जा रहा है, तो वो केंद्र और राज्य स्तर पर ऐसे कानून और कार्रवाई को अमान्य घोषित कर सकते हैं कि ऐसी कोई कानून नहीं है, ऐसी कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी, ठीक है। वो उसको अमान्य घोषित कर देते हैं। कोई एग्जाम्पल हो आपके मन में तो सोचिएगा कि अमान्य कैसे। जैसे अभी पिछले 2 साल में कई ऐसे केसेस हुए हैं, आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो पता लगेगा, ठीक है। इस तरह जब उनके सामने किसी कानून या कार्यपालिका की कार्रवाई को चुनौती मिलती है तो वे उसकी संवैधानिक वैधता तय करते हैं। न्यायपालिका क्या करती है, कोई जैसे कि मान लीजिए किसी ने चैलेंज किया कि जो कानून बना है
कोई कानून बना है, ये कानून जो है संवैधानिक नहीं है, तो ये किसके पास जाएगा चैलेंज? सुप्रीम कोर्ट में किया जाता है। मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट चेक करती है कि वो कानून संवैधानिक है कि नहीं है। इसे न्यायिक समीक्षा कहते हैं, न्यायिक समीक्षा के रूप में जाना जाता है। तो न्यायिक समीक्षा करना कानून सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार है। इस अधिकार को उनसे छीना नहीं जा सकता। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी फैसला दिया है कि संसद जो है संविधान के मूलभूत सिद्धांतों को नहीं बदल सकती। संविधान, संसद जो है कुछ भी कर सकती है, संविधान में कुछ भी चेंजेस कर सकती है, लेकिन मूलभूत सिद्धांत जो है उसको बदल नहीं सकती। मतलब मूलभूत सिद्धांत क्या है? धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद, जो आपने उसके प्रस्तावना में पढ़ा था ना, वो सब मूलभूत सिद्धांत में आते हैं, उसको नहीं बदल सकती है। ठीक है, जिसके ऊपर संविधान खड़ा है, जिन मूलभूत सिद्धांतों के ऊपर। भारतीय न्यायपालिका के अधिकार और स्वतंत्रता उसे मौलिक अधिकारों के रक्षक के रूप में काम करने की क्षमता प्रदान करते हैं। तो मौलिक अधिकारों का रक्षक कौन है? न्यायपालिका है। हम नागरिक